चलते हैं। चैप्टर है लिक्विड्स और लिक्विड में पहला जो टॉपिक है ये है फिजिकल फोर्सेस पे। देखिए, अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि अगर HCl का एक सैंपल किसी रिएजेंट बोतल में पड़ा हुआ है तो क्या ये HCl के मॉलिक्यूल इंडिविजुअली इस कंटेनर में है या बहुत सारे मॉलिक्यूल ने एक दूसरे को पकड़ा है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्या मॉलिक्यूल इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, तो इसका जवाब है नो। और दूसरा कि क्या गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, यस लिक्विफाई किया जा सकता है। तो गैसेस कैसे लिक्विफाई हो सकते हैं, वो लिक्विड में क्यों जाते हैं। तो देखिए, नॉर्मली हम ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास HCl का मॉलिक्यूल है। इस HCl मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और इसे ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। और हमारे पास जो क्लोरीन है उसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो ये बॉन्ड कंप्लीट कर लेते हैं, हाइड्रोजन भी स्टेबल हो जाता है और क्लोरीन भी स्टेबल हो जाता है। मगर यही इंडिविजुअल HCl मॉलिक्यूल अकेले नहीं रहता, ये किसी दूसरे HCl मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है, वो फिर किसी तीसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। तो एक HCl मॉलिक्यूल इंडिविजुअली फाइंड करना मुश्किल है, बल्कि बहुत सारे HCl मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि किसी भी केमिकल का अगर सैंपल है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है, क्या इंडिविजुअल मॉलिक्यूल को फाइंड किया जा सकता है। तो जवाब है नो। अगर फाइंड नहीं किया जा सकता तो क्यों मॉलिक्यूल इकट्ठे रहते हैं, कलेक्टिवली रहते हैं। तो हम इस चैप्टर में यही डिस्कस करेंगे कि चाहे कोई मॉलिक्यूल लाख मरतबा स्टेबल हो, लेकिन फिर भी वो डिफरेंट फिजिकल फोर्सेस के जरिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और जब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं वो इकट्ठे रहते हैं या लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं, लिक्विफाई हो सकते हैं। ऐसी फोर्सेस को इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस कहा जाता है। प्योर बॉन्डिंग के मुकाबले में इन फोर्सेस की जो पोटेंसी है वो काफ़ी कम है। ये इतने ताकतवर फोर्सेस नहीं होते जिस तरह आयनिक या कोवेलेंट फोर्सेस हैं, लेकिन फिर भी ये दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूलों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं एज अ फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्सेस। इनमें से जो पहला है वो है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो देखिए, पहले अगर टर्मिनोलॉजी समझ जाए, डाइपोल, डाई का मतलब है टू और पोल्स का मतलब है साइड्स। तो डाइपोल मीन एक मॉलिक्यूल होगा और इसमें दो साइड्स होंगे, और इसी तरह दूसरा एक मॉलिक्यूल होगा उसमें भी दो साइड्स होंगे, और ये जो एक मॉलिक्यूल के दो साइड्स हैं वो दूसरे मॉलिक्यूल के जो दो साइड्स हैं ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जिस फोर्स से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उसको हम कहेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स। और इधर देखिए, ये जो दो डाइपोल हैं और ये जो दो डाइपोल हैं, इस मॉलिक्यूल के जो अपोजिट पोल हैं दूसरे मॉलिक्यूल के अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर यही यहाँ एक पॉजिटिव पोल है दूसरा नेगेटिव, तो दूसरे का जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए हम इसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि ये वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है फिजिकल, जो कि दो अपोजिटली पोल्स ऑफ ए डाइपोल के दरमियान है। इसको हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अच्छा, डाइपोल डाइपोल जो फोर्सेस हैं इनके लिए पहला बुनियादी शर्त कौन सा है। इनके लिए पहला बुनियादी शर्त है कि ये ऐसे मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस होगी, जहाँ दो पोल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, मतलब एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। तो अगर ये फर्क मॉलिक्यूल के दरमियान है तब उन मॉलिक्यूल में डाइपोल डाइपोल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। और ऐसे मॉलिक्यूल जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना हो वहाँ डाइपोल डाइपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं करते। तो पॉइंट नंबर 1 ये है, अगर आपके पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डाइपोल मोमेंट नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, Cl2 है, इसके अलावा Br2 है, इसके अलावा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इनके दरमियान डाइपोल डाइपोल मोमेंट नहीं होता, फोर्स नहीं होता, क्योंकि इनमें दोनों की हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है,
क्लोरीन क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ब्रोमीन ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, नेट पोलैरिटी नहीं है, तो लिहाजा ऐसे मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा। तो डायपोल मोमेंट जो है आम कंडीशन पे जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं ये उनमें पाया जाएगा, मगर कंडीशन फर्दर ये है कि सारे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में नहीं, ऐसे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जहां पे कंडीशन नंबर 1 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, कंडीशन नंबर 2 जहां पे पोलैरिटी हो, कंडीशन नंबर 3 जहां पे नेट डायपोल मोमेंट हो, जो अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और नंबर 4 जिसका नेट वेक्टर हो, या नंबर 5 जिन मॉलिक्यूल में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो ऐसे मॉलिक्यूल में डायपोल डायपोल फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल की मदद से डायपोल डायपोल फोर्स को डिस्कस करते हैं। अब अगर हम HCl ले लें, ये एक HCl मॉलिक्यूल है, इसमें क्लोरीन और हाइड्रोजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। चूंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो अगेन सेम उसके साथ होगा, ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली पॉजिटिव। तो अब देखिए ये एक मॉलिक्यूल है और इसमें दो पोल बने हैं, तो इस मॉलिक्यूल को ओवरऑल डायपोल कहते हैं। तो एक डायपोल ये है और एक डायपोल ये है। अब शर्त हमने क्या रखी थी? शर्त ये है कि एक डायपोल का एक पोल जब दूसरे डायपोल के अपोजिट पोल, यानी ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये जब दूसरे के अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है, इसको हम कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। तो सिंपली डायग्रामेटिकली इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक डायपोल है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट, तो ये दूसरे के पॉजिटिव पार्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। जिस फिजिकल फोर्स से ये अट्रैक्ट करेगा उसको हम डायपोल डायपोल फोर्स कहते हैं। तो इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये लाजमी है। जब भी एक डायपोल दूसरे के करीब आएगा तो ये एक दूसरे को इंड्यूस करेंगे और उसके बाद जो है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन शो करेंगे। अब जब हमने फैक्टर्स पढ़े हैं, पहला है पोलैरिटी, तो डायपोल डायपोल जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी ज्यादा हो उनमें डायपोल डायपोल फोर्सेस के भी चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर इन तीनों को कंपेयर करें, अमोनिया सबसे ज्यादा पोलर है, लिहाजा उसकी डायपोल डायपोल फोर्सेस इसमें एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा सेम अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जो नेट वेक्टर या डायपोल मोमेंट है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए तो पहली सजेशन ये है कि हमारी जो वीडियो है डायपोल मोमेंट की ओवरऑल डिटेल में है, चैप्टर नंबर केमिकल बॉन्डिंग में, वो अगर आप देख ले तो उसमें ये सारे फैक्टर हमने वन बाय वन डिस्कस किए। हमने ये शर्त रखा है कि हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है उनमें डायपोल मोमेंट है, लेकिन ज़रूरी नहीं है तमाम हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में ज़रूरी नहीं है। ऐसे भी हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे जिसमें डायपोल डायपोल फोर्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। अब इसके लिए कंडीशन क्या है? इसके लिए कंडीशन ये है कि अगर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो और अगर उनका नेट वेक्टर हो, नेट वेक्टर से मुराद अगर उनमें डायपोल मोमेंट हो, तब उसकी डायपोल डायपोल फोर्सेस वहां एग्जिस्ट करेगी। एग्जाम्पल अगर ले ले कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन के दोनों अतराफ में ऑक्सीजन है। जब हम डायपोल वेक्टर ड्रा करते हैं, अब देखिए ये एक हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं है, तो वेक्टर हमेशा हम पॉजिटिव से नेगेटिव एलिमेंट की तरफ लगाते हैं। अब देखिए इसका कार्बन पॉजिटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यहाँ भी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब दो वेक्टर तो है लेकिन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका नेट वेक्टर 0 के बराबर है, तो लिहाजा इस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट 0 है, तो लिहाजा इसमें डायपोल डायपोल फोर्स भी नेग्लिजिबल है। अब नेक्स्ट अगर आपसे कोई ये पूछे कि अमोनिया भी एक हेटेरो मॉलिक्यूल है, तो देखिए जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या नेट वेक्टर हो,
नहीं नेट डाइपोल मोमेंट हो। अब देखिए अमोनिया का स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन। अब आप क्या करें, इसके वेक्टर बनाएं। वेक्टर हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये पहला वेक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव, ये दूसरा वेक्टर पॉजिटिव से नेगेटिव और ये तीसरा वेक्टर। अब इन तीनों को जमा करें। पहला ये वेक्टर ले लें, वेक्टर नंबर फर्स्ट। अब इस फर्स्ट के साथ दूसरे का टेल ऐड करें, अब इस दूसरे के साथ इस तीसरे का टेल ऐड करें, तो जो नेट वेक्टर होगा वो बड़ा है। इसका मतलब है अमोनिया का नेट वेक्टर बन सकता है, उसमें डाइपोल मोमेंट होगा, तो उसमें आप डाइपोल डाइपोल फोर्सेस को इंड्यूस कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि ये वो ओवरऑल फोर्सेस है जिसकी मदद से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। अब देखिए, अगर आपके पास कोई डाइपोल है, यानी कोई पोलर मॉलिक्यूल है, और आप उस पोलर मॉलिक्यूल को, अगर वो लिक्विड स्टेट में है, और आप क्या करें, उसमें कोई आयन ऐड करें। सपोज आपके पास सोडियम आयन है और इसको आप पानी में ऐड करते हैं, तो देखिए सोडियम पे ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर आप वाटर देख लें तो वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये अगर दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये अगर तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ भी नेगेटिव, और सो ऑन। तो देखिए, अगर आप देखें तो यहाँ वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो ये सोडियम पॉजिटिव के साथ अट्रैक्शन करते हैं। तो देखिए, ऐसी फोर्सेस जो कि डाइपोल और आयन के दरमियान हो, ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। और ये अपोजिट भी हो सकता है। अगर आप क्लोरीन ऐड करें वाटर में, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है, तो वाटर के जो हाइड्रोजन होंगे उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वाटर के हाइड्रोजन जब इस क्लोरीन के साथ फिजिकल फोर्सेस शो करेगा और इसको अट्रैक्ट करेगा, ऐसी फोर्सेस को भी हम कहेंगे आयन डाइपोल फोर्सेस। तो देखिए, आयन डाइपोल फोर्सेस जो है हाइड्रेशन में हमारे काम आएंगे, जो सॉल्यूशन चैप्टर में हम एक्सप्लेन करेंगे। मतलब ये किसी भी आयन की डिसोल्यूशन या हाइड्रेशन किसी सॉल्वेंट में एक्सप्लेन करने के लिए या हाइड्रेशन एंथैल्पी के लिए ज़रूरी है, जो इंशाल्लाह हम सॉल्यूशन चैप्टर में एक्सप्लेन करेंगे।